बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी लिटरल डेफिनेशन को। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दैट पास थ्रू वेक्टर एरिया दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एक जो यूनिट एरिया है या हमारे पास वेक्टर एरिया है उसके अंदर से पास करने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है दैट इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमारे पास आप लोग इस डायग्राम के ऊपर फोकस करें तो हमारे पास इस डायग्राम से आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अगर इस कंडीशन में देखें तो आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि हमारे पास ये जो एक एरिया हमने ड्रा किया है इस स्क्वायर के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा हमारे पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। ये बेसिकली हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है जिसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। अब बार बार यहाँ पे वर्ड जो है वेक्टर एरिया रिपीट हो रहा है, तो अगले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर एरिया क्या होता है। सो यहाँ पे अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये फाई के साथ शो किया जाता है और फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इंपॉर्टेंट ये हमें ये देखना है कि हमारे पास ये वेक्टर एरिया क्या होता है। सो वेक्टर एरिया की डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज टेकन एज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर हमारे पास ये जो सारा बोर्ड है ये हमारे पास एक एरिया है जिसके अंदर से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है या जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, तो ये जो सारे बोर्ड का एरिया होगा ये उस वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड हो। और जो इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ ए के ऊपर भी लगाया हुआ है, एरो का निशान लगाया जो कि ये शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है या ये जो टर्म है ये क्या है, वेक्टर है। और अगर ये जो बोर्ड है ये हमारे पास टोटल एरिया है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसी बोर्ड का एरिया है, और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इस बोर्ड का जो परपेंडिकुलर है इसको हम लेते हैं एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड नॉर्मल ऑफ द वेक्टर एरिया देन, ठीक है, हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि जो एंगल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और जो हमारा वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन कहें या उसका नॉर्मल, ये दो वर्ड बार बार रिपीट होंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया या नॉर्मल टू द वेक्टर एरिया। तो याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया का मतलब भी यही है, परपेंडिकुलर, और नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। सो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द नॉर्मल और द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया, देन हमने क्या कहा कि हम चूंकि डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, हम कॉस थीटा के साथ लिखते हैं। सो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बेसिकली हमारे पास दो केसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी जो डिस्कस किए जाते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, फ्लक्स की वैल्यू कब मिनिमम होगी। तो ये दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, फाई विल बी मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बार बार वर्ड रिपीट होगा तो अब जहां भी ये ELF लिखा जाए तो उसका मतलब ये आपने समझना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। So phi will be maximum when electric lines of forces are parallel to the direction of vector area. A जिसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब मैक्सिमम होगा जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया वो एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा बोर्ड जो है वो हमारा वेक्टर एरिया है, इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इसी डायरेक्शन से जा रही हों, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये डायरेक्शन है या परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया, इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना बनता है, जीरो बनता है। जब दो चीजें पैरेलल हों तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है, जीरो। सो फाई थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इस थीटा की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट करें तो फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो, और आप लोगों को पता है कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो हमारे पास फाई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, ई ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होती है वो क्या होता है, फाई मैक्सिमम। अब इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस बोर्ड के अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरें और हम इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भेज रहे हों, तो हमारे पास अगर ये बिल्कुल सामने होगा इसके, तो
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगे, और जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास करेंगे इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा केस जब मिनिमम, phi will be minimum when electric lines of forces are perpendicular to the direction of vector area। ठीक है, अगर यही बोर्ड है हमारा, इसको हम ऐसे कर दें और अब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर से गुजर रही हैं, तो इस केस में हमारे पास ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, और इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लेना होता है एरिया के। सो ये हमारे पास डायरेक्शन होगी वेक्टर एरिया की, ये हमारे पास डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस केस में एंगल कितना बनता है यहाँ पे 90, सो थीटा इज इक्वल टू 90। फाई मिनिमम इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और आप लोगों को पता है कॉस 90 कितना होता है 0। जब cos 90 0, इसका मतलब क्या है, फाई की वैल्यू भी 0 होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये बोर्ड है उसको इस तरह से रख दिया जाए तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर से गुजर जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम में क्या था कि ये बिल्कुल सामने है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर से पास हो रही है। इस केस में हमारे पास क्या है कि हमने सरफेस को ऐसे रख दिया है, तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऊपर से गुजर जाती हैं, कुछ नीचे से गुजर जाती हैं। और लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स फ्लक्स के। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेबर, जिसे W से शो करते हैं, कैपिटल W से। और वेबर हमारे पास एक स्पेशल यूनिट है, और ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो भी क्वांटिटी है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता तो आप निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमने यूनिट फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इस इक्वेशन को देख लें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अब क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वही यूनिट यहाँ पे निकला। सो आप फार्मूला से यूनिट को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीके से फार्मूला आता है तो तब आप यूनिट को निकाल सकते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर में तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।